नमस्कार, न्यूज के एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। कैसे होगा समर्थ किसान और कैसे होगा हरियाली राजस्थान, इस विषय पर चर्चा में आए हैं ग्रीन पीपल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ज्ञान विहार विश्वविद्यालय के को फाउंडर पर्सन डॉक्टर सुधांशु। देखिए नई खेती और समर्थ किसान को लेकर सीनियर क्राइम रिपोर्टर आरसी गौड़ और डॉक्टर सुधांशु के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आरसी गौड़। न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खुशहाल किसान और हरियाला राजस्थान, कैसे होगा समर्थ किसान और कैसे रहेगा नई खेती का उत्थान, इन विचारों को लेकर राजस्थान में एक पार्टी का उदय हुआ है। पार्टी का पीपल ग्रीन पार्टी है। इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधांशु, भूवैज्ञानिक भी हैं और ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के को फाउंडर पर्सन भी हैं। आइए हम चर्चा करते हैं खुशहाल किसान और हरियाला राजस्थान को लेकर, किस तरह से उन्होंने योजना बनाई, किस तरह से उनके विचार हैं और किस तरह से नई खेती के जरिए समर्थ किसान के सपनों को इस गौरव की धरती पर किस तरह से साकार करने के सपने बुनाए बैठे हैं। बात करते हैं। आपके जो विचार हैं नई खेती और समर्थ किसान, किसानों को समर्थ कैसे कर सकते हैं, क्या तकनीकी है और क्या आपके प्लान हैं जो आप राजस्थान की जनता को, हमारे दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं, किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं, ये क्या विचार है, आप संक्षिप्त में बताइए। आप क्योंकि सबसे पहले पूरे मसले की बैकग्राउंड को एक बार हम लोग समझ लें कि देश भर में इस समय 3 कृषि बिलों को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो खेती है वो धीरे धीरे चरमरा रही है। आज़ादी के समय हालांकि हम लोगों का जो उत्पादन था, हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन, वो इतना कम था कि हमें अपनी जो खुद की नीड्स थी, जैसे गेहूँ हमारा प्राइमरी फूड है, तो उसके लिए हमें अमेरिका जाकर के झोली फैलानी पड़ी थी नेहरू को, और अमेरिका से खाद्यान्न जो है वो या तो ख़रीदना चाहते थे या दान में लेना चाहते थे। बाद में हरित क्रांति आई है और हरित क्रांति और कुछ दूसरे किसानों के परिश्रम, सरकारों के योगदान से हम खाद्यान्न में आज हालांकि आत्मनिर्भर हुए हैं। मोदी ने चुनाव को देखते हुए शायद ही बोला हो कि किसानों की इनकम दुगनी हो जाए, लेकिन आप इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं, देख रहे हैं कि 2014 से 2020 साढ़े 6 बरस निकल गए हैं, लेकिन कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि किसान की इनकम दुगनी हो गई हो, सिवाय इस बात के कि मोदी जी क्लेम कर रहे हैं कि वो 6,000 रुपया 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें किसान परिवारों को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा सीधा फल नज़र नहीं आ रहा है। हमारा एक नारा है और नारे का नाम है नई खेती समर्थ किसान। मैं कई किसान सम्मेलनों में, कई किसान प्रोग्रामों में जाता रहा हूँ। मुझे जब भी कभी आमंत्रण मिला है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसानों के पीछे जाना, और हमेशा वहाँ पे बात चली है कि भाई किसानों को सब्सिडी दे दी जाए, किसानों को लोन दे दिया जाए, किसानों को ये चीज़ सस्ते में दे दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लेकिन कोई किसान आंदोलन, कोई किसान सम्मेलन, कोई किसान एक्टिविटी मुझे ऐसी नज़र नहीं आई यहाँ पर वो ये बात कर रहे हो कि किसानों को सक्षम कर दिया जाए। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि भाई किसानों के कर्जे माफ़ कर दें, भाई उनको कर्जदार क्यों बनाना चाहते हैं। आप पहले कर्जदार बनाते हो, फिर आप कहते हो इनका कर्जा माफ़ कर दें, यानी कि आप उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हो। आप ऐसा नियंत्रणवादी सिस्टम बनाना चाहते हो कि जहाँ किसान एक वोट बैंक के तौर पर अपनी गरीबी को लेकर के रोता रहे और फिर उसको लगे कि ये अवतार आ गया, ये राहुल गांधी एक अवतार आ गया, ये नरेंद्र मोदी एक अवतार आ गया, ये मेरे लोन ख़त्म कर देगा, मेरे लोन चुका देगा और इसकी वजह से मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। हमारा मकसद है कि ये जो लोन है हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर किसान इतना समर्थ हो, इतना समृद्ध हो कि उसकी जो खुद की इनकम है वो इतनी हो कि वो लोन दे सके लोगों को, कि दुनिया के 10 सबसे समृद्ध मुल्क, समृद्ध का मतलब है जहाँ पर जो व्यक्तिगत आय है एक पर्सन की जो सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिच लोग जहाँ पर रहते हैं, वो जो टॉप 10 जो कंट्रीज़ है, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये टॉप
5 बनाती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पर, डेयरी पर और एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंडेंट है। यानी इनका पूरा जो धंधा है वो सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। यानी कि टॉप 10 अमीर कंट्रियाँ दुनिया की वो सिर्फ उन धंधों के ऊपर निर्भर हैं जिस धंधे को हम बिल्कुल बॉटम लाइन पर समझ रहे हैं कि सबसे घटिया चीज़ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि समझना पड़ेगा कि इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर स्वीडन के किसान, कनाडा के किसान, न्यूजीलैंड के किसान, डेनमार्क के किसान, फिनलैंड के किसान, नीदरलैंड के किसान दुनिया को अगर अगुवाई कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है उसका मेजर शेयर वो ले रहे हैं, इसका जो बिजनेस है उसका मेजर शेयर वो लोग ले रहे हैं, और प्रति व्यक्ति आय उनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चाइना से बहुत ज़्यादा, अमेरिका से बहुत ज़्यादा, रशिया से, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि कृषि और उससे जो रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वहाँ पर संभावना की कोई कमी नहीं है। खासतौर से भारत में तो कोई रिसर्च हुआ ही नहीं है, कोई शोध हुआ ही नहीं है कृषि के अंदर। जब मैं बीज की बात करता हूँ तो बहुत थोड़ा शोध हुआ होगा, बाकी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने ऐसे बीज को भी देखा है जो एक मैं बीज लगाता हूँ तो टमाटर का पौधा 3 टमाटर पैदा करता है, या यूँ समझ सकते हैं कि 1 किलो उत्पादन देता है। एक ऐसा बीज है जो भारत में मिलता है, और मैं नीदरलैंड से जब इंपोर्ट करता हूँ बीज और मैं उससे पौधा लगाता हूँ तो टमाटर का पौधा नहीं, टमाटर की बेल बनती है और उसके बाद 30 किलो टमाटर निकल करके आता है। और सबसे बड़ी जो बात है ना, देखिए जहाँ मैं ये बात कर रहा था बीज को लेकर के, तो बीज को तो मैं मानता हूँ कि वैज्ञानिक करें, लेकिन बायो फर्टिलाइजर बनाने के बारे में अगर हम किसान को ही ट्रेंड करें। आप बताएं मेरे को कि मोदी जी ने या कांग्रेस की सरकारों ने कितने किसानों को बायो फर्टिलाइजर बनाने के बारे में कैंप लगाए या ट्रेनिंग करी है। हाँ, लोन के बारे में आए दिन कैंप लगते हैं, कोई पैसे बांटने के लिए नरेगा के लिए कैंप लगते हैं, लेकिन उनको सक्षम करने के बारे में कि भाई हम आपको खुद को बायो फर्टिलाइजर बनाना सिखाएंगे, हर गांव में हमारे विशेषज्ञ आएंगे, आपकी क्लास लगेगी, आपको स्किल्ड करेंगे। आप मुझे बताएं कि खेती करने के जो बेहतर तौर तरीके हैं कि कब उसमें पानी डाला जाना चाहिए, कब उसमें जो है खरपतवार निकालनी चाहिए, उसमें कितनी बार पानी डाला जाना चाहिए, कौन से मौसम में डाला जाना चाहिए, और कितनी फसल आपको। देखिए ये एक बड़ा कॉम्पिटिटिव चीज़ है। एक बार जब प्याज मार्केट में महंगा होता है तो आपने देखा है कि अगले साल हर किसान प्याज उगाता है, फिर खबर आती है कि सब सड़कों पे प्याज डालना पड़ रहा है क्योंकि प्याज की रेट 1 रुपया 2 रुपया रह गई है और किसान का माल नहीं बिक रहा, किसान बर्बाद हो गया। आपने आलू को देखा है, एक साल आलू 80 रुपये पे जाता है, अगली साल सड़कों के ऊपर बिखर जाता है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि क्या हम लोग सैटेलाइट्स के थ्रू इस बात की जानकारी इकट्ठी नहीं कर सकते हैं कि टोटल नीड जो थी हमारी आलू की, टोटल नीड जो हमारी थी गेहूं की, टोटल नीड जो हमारी थी प्याज की या किसी भी दूसरी वेजिटेबल या किसी भी दूसरी पल्स की, उसमें से कितना ऑलरेडी किसान बो चुका है। अगर हम टेक्नोलॉजिकली, अगर हम GIS टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी दूसरे माध्यम से ये पता लगा सकें कि भाई कुल ज़रूरत प्याज की इतने मीट्रिक टन आने वाली है और इतना मीट्रिक टन ऑलरेडी सोइंग हो चुकी है, तो पहले से पता होगा किसान को कि भाई तुम एक खतरे की जो लाइनों से ऊपर जा रहे हो। और ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये इतना खतरनाक चीज़ नहीं है कि ये तकनीकी हो ही नहीं सकती। और आज की डेट में जबकि मोबाइल सबके हाथों में, स्मार्टफोन सबके हाथों में और दुनिया की हर तकनीकी आपके हाथ में, ये पता लगाना कि भाई राजस्थान में कुल डिमांड इतनी आएगी और ऑलरेडी इतनी उत्पादन हो चुका है, शुरू हो चुका है, तो तुम्हारा माल बिकेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ मेन बात प्रिडिक्शन का है। डॉक्टर साहब, जब अभी आप कह रहे थे कि ये जो किसानों के लिए नई तकनीकी की जो किसानी करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए, इसके लिए अभी तक ना तो कांग्रेस ने इस तरह का अभियान चलाया, ना बीजेपी ने चलाया है जो सत्ता में रहे हैं। लेकिन क्या आपकी पार्टी पीपल ग्रीन पार्टी चुनाव अभियान से पहले सत्ता का जो 2023 का जो चुनावी संग्राम होगा उससे पहले क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम चालू करेंगे? देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अभी मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जो हमारी वर्तमान सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है।
अब आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि जैसे ये जो पुरानी पार्टियां हैं, इनका एम होता है कि जातियों के नाम पर कुछ प्रकोष्ठ बनाते हैं कि भाई ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है या ये एससी प्रकोष्ठ है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। हमने तय किया कि हम ऐसे कुछ प्रकोष्ठ बनाएंगे, ऐसे कुछ सहयोगी टीम खड़ी करेंगे जो कि लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पैदा कर सके, लोगों को टेक्निकली स्किल्ड कर सके। तो किसानी को लेकर के हमने ये प्लान किया है कि इससे पहले कि हम राजनीति में भी सक्रिय योगदान दें, उससे पहले हमें कुछ ऐसे किसान तैयार करने हैं जिनको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिखा सकें। कुछ ऐसे किसान तैयार करने हैं जो कि अपना एफपीओ खोलें और फूड को उत्पादन के बाद में थोड़ा प्रोसेस भी करना सीखें। और जब वो प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस होने के बाद में जब उनकी इनकम बढ़ेगी, तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि भाई मैं पीपल्स ग्रीन पार्टी का मेंबर था, इनके साथ काम कर रहा था और मेरी पहले जो इनकम थी वो 25,000 रुपया महीना थी और अब हमारी 37,000 रुपया या 42,000 रुपया महीना इनकम हो गई है। तो हम जो अपने जो सहयोगी संगठन बना रहे हैं, हमारा फोकस उसमें से एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसका नाम ही हमने नई खेती समर्थ किसान रखा है, इस संगठन का नाम। और हम किसानों को उसमें इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और हम इस प्रोग्राम के तहत उनको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना सिखा रहे हैं, हम उनको बायो फर्टिलाइजर्स बनाना सिखा रहे हैं, हम उनको जो बहुत ज़्यादा संवर्धित बीज है उसको उत्पादन में लेना सिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके उत्पादन को प्रोसेस करके और नेक्स्ट स्टेज पर वो बेचें, वहाँ तक उनको लाना सिखा रहे हैं। अगर ये कामयाबी हमें मिलेगी तो हम इस तरह का सैंपल, इस तरह का उदाहरण दूसरे किसान भाइयों को, दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारी फिलॉसफी से इनकी इनकम बढ़ी है। अगर पूरे प्रदेश के अंदर हमारी फिलॉसफी या हमारा विज़न कामयाब होता है या हमारे विज़न को काम करने के लिए अनुमति मिलती है, जनता का हमें जनादेश मिलता है, तो मैं मानता हूँ कि पूरे राज्य की तकदीर को बदला जा सकता है। जो मैं कह रहा था कि भाई हमें जीडीपी को दुगना तिगना करना है, तो वहाँ जो हमारा फोकस है कि जीडीपी को सिर्फ ऐसे दुगना नहीं करना कि अंबानी अडानी ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। जीडीपी को डबल ट्रिपल करने के लिए किसान और जो असंगठित जो लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, जो लैंडलेस लोग हैं, जो ये आपकी एग्रीकल्चर लेबर है, जो मजदूर वर्ग है, हाँ मजदूर है, इनको हम ऊपर उठाने के बारे में कुछ प्लान लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे, उनके उत्पादन बढ़ेगा और फिर जीडीपी अगर मजबूत होगी तो वो देश का वास्तव में सही मायने में ग्रोथ होगी। और जो एक फिलॉसफी है इंक्लूसिव ग्रोथ, समग्र विकास, उसका जो सपना है वो साकार हो सके। तो इसके लिए कोई आपने योजना, कोई तारीख, कोई समय इस तरह का शुभारंभ का कोई? देखिए ये एक प्रोसेस है, ऑलरेडी हम इस पर काम कर रहे हैं और लोगों से बातचीत चल रही है, अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस हमारा चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में अगर दोबारा कभी ऐसा मौका मिला आपसे इंटरव्यू में मुलाकात करने का, तो मुझे उम्मीद है कि 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस तरह से कुछ लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं या हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और साल भर में इसके नतीजे सामने आएंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद। धन्यवाद। अभी हमारी जो चर्चा हुई है डॉक्टर सुधांशु जी से, इन्होंने बताया कि अगली जो मुलाकात होगी हमारी, उस मुलाकात में कुछ न कुछ नया उदाहरण लेकर